हेलो दोस्तों, 90 डेज के इस प्रोग्राम में, इस प्लान में जुड़ जाइए। इसमें हम डेली इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस के 5 सब्जेक्ट डेली हम कवर करते हैं। और जो कि सीएसएस के सिलेबस में और जो कि सीएसएस के पेपर में, जो कि सीएसएस एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो ही मैं डेली डिस्कस करता हूँ। सिर्फ आप सिलेबस साथ रखें सीएसएस में जो बताया गया है आपको, और फिर एक रजिस्टर और पेन आपके साथ हो, ये नोट करते जाएं। यहीं से ही आपकी 2027 की एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। रिटन एग्जाम्स का कंप्लीट मटेरियल प्ले लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों, ये चैनल सीएसएस एस्पायरेंट के लिए है, ये बच्चों का चैनल नहीं है। इसके लिए इंग्लिश में यहाँ पर आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जाएगा, जहाँ पर डिफिकल्टी होगी वो समझाया जाएगा। आसान तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना नाम बताएं कमेंट में 2026 में जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं रजिस्टर पर नोट कर सकूं कि कौन कौन लोग तैयारी कर रहे हैं और 2027 में वो कहां पर पहुंचे, फिर हमें पता चलेगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन लगता है आई, यू, हुई, दे के साथ। ठीक है, हैज बीन लगता है ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ, और हैव बीन लगता है प्लूरल नेम होते हैं, जैसे कि सलीम और असलम। यहाँ पर सिर्फ सलीम। इसी तरीके से ओवरव्यू दूंगा आपको, मैंने पहले भी कहा। अब देखो एग्जाम्पल, देखो ये सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें सिंस और फार का यूज भी होता है, वो किस तरह से होता है वो बता रहा हूँ आपको। 2 मिनट वेट करें, लेक्चर को कंप्लीट देखें। आगे दूसरे 5 सब्जेक्ट और भी हैं, वीडियो को कंप्लीट देखें, सारे नोट करते जाएं, कंप्लीट देखें, लास्ट में कमेंट किया करें। आई हैव बीन स्टडीइंग, इसके साथ इंग लगती है, ये भी आपको याद रखना है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। शी हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रही है। दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। इसी तरीके से सेंटेंस बनते हैं। अब जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगी उसकी फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, जो आपको याद रखनी है सेंटेंस बनाने के लिए, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की इंग फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। नीचे लिखा हुआ है, ये फार्मूला मैंने बताया आपको। अब देखो एग्जाम्पल, देखो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। याद रखने वाली पॉइंट, यहाँ पर वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगती है और हमेशा इस सेंटेंस में बीइंग लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीइंग का यूज होता है और इंग फॉर्म लगती है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। आगे चलो, सिंपल सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, स्ट्रक्चर उसकी मैं आपको बता चुका, फिर भी बताता हूँ। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर आता है बीन, फिर वर्ब के साथ इंग लगती है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगता है या एनलार्जमेंट। जितना लंबा आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। शी हैज बीन वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। वी हैव बीन लर्निंग ग्रामर, हम ग्रामर सीख रहे हैं। इन सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में हमेशा सिंस और फार का यूज होता है। कहाँ पर होता है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। वेट करें, लेक्चर को देखें, गौर करें, नोट डाउन करते जाएं। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 वर्ड्स, देखो ये टाइम बताया गया तो यहाँ पर फार लगी। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020, वो यहाँ पर रह रही है 2020 से। वो स्टडी, पढ़ाई कर रहे हैं 2 घंटों से। अभी ये सिंस और फार का जो सिलसिला है ये बाद में आपको क्लियर करता हूँ। पहले अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें, इसके किस तरह से बनते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में हमेशा उसकी ये क्वेश्चन मार्क की उन सेंटेंस में होता है, ये निशानी है। स्ट्रक्चर देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये है, पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर बीइंग लगती है, फिर इंग फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव एनलार्जमेंट। वी हैव बीन वेटिंग, और इसका जब उर्दू में हम पढ़ेंगे तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसी तरीके से। हैज़ ही बीन वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है।
हैव दे बीन प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, इसी तरीके से। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? नेगेटिव मतलब कि नॉट जिसका यूज होता है, नॉट। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ये हैव लगती है, हैज हैव लगती है, फिर नॉट लगती है, फिर बीन लगती है, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है सेंटेंस की। उसके बाद आता है आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। शी हैज बीन नॉट स्टडीइंग, वो पढ़ाई नहीं कर रही है। दे हैव बीन नॉट कमिंग रेगुलरली, वो रेगुलर नहीं आते, डेली नहीं आते। तो पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज देखो, जो कि बहुत ही रेलिवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो दूसरी पर्सनालिटी, पाकिस्तान की हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है मोहम्मद बिन कासिम से। उसके बाद जो दूसरी पर्सनालिटी आती है, 3 पर्सनालिटी पहली आती है। तो दूसरी पर्सनालिटी है महमूद गजनवी। तो दोस्तों अभी देखो, पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान की हिस्ट्री, ये सिलेबस मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है सीएसएस एग्जाम्स का। अभी हम देखते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि रिटन एग्जाम और दोनों के लिए रेलिवेंट है। अब देखो, 7th नंबर पर एमसीक्यूज आता है, महमूद गजनवी गिवन द टाइटल। मोहम्मद गजनवी को क्या टाइटल मिला था, उसको क्या कहा जाता था, टाइटल उसका क्या था? बादशाह का टाइटल हमेशा याद रखना चाहिए, ये पूछा जाता है। यमन-उद-दौला इसका टाइटल था। ठीक है, 8वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है, हु वाज द फादर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का फादर कौन था? ये पहले लेक्चर में मैं एमसीक्यू दे चुका हूँ, इसके लिए ये 8 नंबर लिखा हुआ है। तो आप पहले वाला नहीं देखा तो वो देखे। इसका सुब्तगीन इसके फादर का नाम था, याद रखना। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, मोहम्मद ऑफ गजनवी रूल्ड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम। मोहम्मद गजनवी का हुकूमत कब से शुरू हुई और कब खत्म हुई? 998 एडी में इसकी हुकूमत शुरू हुई और 1030 तक इसकी हुकूमत चली। एडी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी हुकूमत खत्म होती है। आगे चलते हैं, 10th नंबर पर एमसीक्यूज है। डेली 5 एमसीक्यूज होते हैं हर पोर्शन के। डेली 25 एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी है। सिलेबस 90 डेज में पूरा हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद इन्वेजन वाज, क्या था? मोहम्मद गजनवी का मेन जो मकसद था, इंडिया पर हमला करना। ये 17 हमले किए थे इंडिया पर। ये फेमस इसी वजह से जाना जाता है। ये 17 अटैक महमूद गजनवी ने इंडिया पर क्यों किए थे? ये अपनी बादशाहत को, अपने एम्पायर को, अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, बड़ा करने के लिए और वेल्थ लूटने के लिए इंडिया पर हमला किया था। क्योंकि इंडिया को उस टाइम पर सोने की चिड़िया कहा जाता था और इंडिया में बहुत सारा सोना था। मंदिरों पर बहुत सारे मूर्ति और बहुत सारे हिंदू सोना चढ़ाते थे। तो इसके लिए वहाँ से सोना लूट लिया, वेल्थ लूटने आया, दौलत लूटने आया और फिर वापस चला गया अफगानिस्तान, जहाँ से आया था। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। इस्लामिक स्टडी हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू की थी और 25 पैगंबर, जो कि इम्पोर्टेंट है सीएसएस के हवाले से। वैसे तो 1,24,000 अंबिया आए थे। 25 कुरान पाक में जिक्र है, वही टेस्ट में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वही पढ़ेंगे। पहले हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट पैगंबर था वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था। तो दूसरा पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम, मोस्ट रेलिवेंट एमसीक्यूज। 6 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, इज द नेम ऑफ हजरत शीश अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान। हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम जो है शीश, ये कुरान पाक में मौजूद है या नहीं है? नहीं, ये इस नाम से कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है, दूसरे नाम से इसका जिक्र है। ठीक है, तो बहुत सारे पैगंबरों के उसके नाम के साथ कुरान पाक में जिक्र है, इसके लिए ये सवाल पूछा गया है। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत शीश, ये शीश लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में इस तरह से नाम ये आता है, TH आखिर में होती है। वैसे ये शीश है। बिलोंग टू विच लाइनेज, मतलब कि जो एक इंसान है उसका सिलसिला, उसका खानदान कौन सा था, ये कौन से खानदान से लिंकेज है, वो था द अर्ली ह्यूमन लिंकेज बिगिनिंग फ्रॉम द मैनकाइंड। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता था। ये इंसानी ज़ात की क्या है, शुरुआत है, यहाँ से हुई थी हजरत शीश अलैहिस्सलाम से। ये सेकंड फादर ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है, हजरत शीश अलैहिस्सलाम इज मोस्टली नोन इन द ट्रेडिशन फॉर। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को किस ट्रेडिशन से, किस रीत रवाज से जाना जाता था?
कंटिन्यू द मिशन ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस। इस हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नॉलेजेबल पर्सन माना जाता था और ये नॉलेज शेयर करता था और लोगों को गाइड करता था कि अल्लाह ताला एक है, उसकी इबादत करो। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए सबका पैगाम एक ही था। सब ये गाइडेंस करते थे कि आप अल्लाह एक है, वहादानियत का मैसेज था सबका। ये याद रखनी है पॉइंट है। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हजरत शीश अलैहिस्सलाम बिलीव्ड टू बी लोकेटेड। हजरत शीश अलैहिस्सलाम कहाँ पर इसकी कब्र मुबारक मौजूद है? तो लेबनान में इसकी कब्र मुबारक मौजूद है। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, थ्रू विच लैंग्वेज डिड द कंटिन्यूएशन ऑफ द मैनकाइंड प्रोसीड। देखो मैंने कहा हजरत शीश अलैहिस्सलाम को सेकंड फादर ऑफ ह्यूमन कहा जाता है, इसके लिए यही लिखा हुआ है, थ्रू डिसेंडेड ऑफ द शीश अलैहिस्सलाम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हम सब का वालिद कहा जाता है। डिसेंट का मतलब होता है फादर, दादा आपका कहाँ से आया। सीएसएस एग्जाम में जो आपको सिलेबस बताया गया है वो सामने रखें और उसमें देखें ये टॉपिक कौन सा है। ये है पहला टॉपिक जो कि शुरुआत में है, वही है यूनिवर्सल का। उसी में से ये एमसीक्यूज गैलेक्सी से निकाले गए हैं। 2027 की प्रिपरेशन करें और 90 डेज में कंप्लीट करेंगे। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द गैलेक्सी इन द यूनिवर्सल। पूरी कायनात में, स्पेस पर, हर जगह पर, पूरी कायनात में कितनी एक जैसी गैलेक्सीज मौजूद हैं? स्पाइरल गैलेक्सीज बहुत सारी मौजूद हैं। अब ये जिसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं, सन, चांद, सूरज आता है, धरती आती है, वो है स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, स्क्वायर गैलेक्सीज भी शेप की है, ट्रायंगल भी है, बहुत सारे इसके शेप होते हैं, एलिप्टिकल भी है, स्पाइरल भी है। तो ये शेप है, ये आप तस्वीर देखना गूगल पे सर्च करके, तस्वीर सिर्फ देखना। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द सेंटर ऑफ मोस्ट गैलेक्सीज कंटेंट्स। देखो जो भी गैलेक्सीज हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा कौन सी गैलेक्सी मौजूद है? हर गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल मौजूद है। ये एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द मोस्ट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सल इज एस्टिमेटेड टू कंटेन। देखो जो 80 नंबर पर एमसीक्यू है, इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सल में तकरीबन कितनी गैलेक्सीज मौजूद है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है। स्टार तो सिर्फ हमें धरती से जो नजर आते हैं जिनको हम स्टार कहते हैं, लेकिन ये सारे स्टार एक गैलेक्सी बनाते हैं। ये एक एक अलग अलग गैलेक्सी यूनिवर्सल में कितनी है? बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। हम एक को ही नहीं घूम सकते, एक कराची जैसे कंट्री को, रशिया जैसे मुल्क को कोई नहीं घूम सकते कंप्लीटली। इतनी सारी कायनात को कौन एक्सप्लोर कर सकता है? अनबिलीवेबल। तो उसके बाद जो एमसीक्यू आता है 90 नंबर पर, द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्सल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। देखो यूनिवर्सल किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से कायनात बनी। यूनिवर्सल का मतलब है, यूनिवर्स का मतलब है कायनात। कायनात किस तरह से बनी, किस तरह से वजूद में आई, ये थ्योरी है। 3 थ्योरी हैं जो बताती है कायनात इस तरह से बनी और इस तरह से खत्म होगी। तो ये एक थ्योरी है जो कि ये बता रही है कि कायनात का एक्सपेंड होता जा रहा है, कायनात वसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये कब पता चला था साइंटिस्ट को कि एक्सपेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है कायनात? ये पता चला था 1929 को। ये एमसीक्यू है, याद रखना। 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सीज। ये एमसीक्यू है, इसका मतलब है वो कौन सी चीज है, मेन अहम चीज है जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज बनती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है, वो है ग्रेविटी। ठीक है, ये एमसीक्यू है, आपको ये पॉइंट करके याद रखने। नेक्स्ट, अभी आप देखो करंट अफेयर 2026 के जनवरी और फरवरी के, जो कि आपके एग्जाम में 2 साल के पिछले एमसीक्यूज और 2 साल के पूरे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। एग्जाम्स के 2 साल पहले क्या क्या मुल्क में हुआ, क्या क्या दुनिया में हुआ करंट अफेयर में। मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि सीएसएस और एग्जाम और सिलेबस से रिलेटेड होंगे। सीएसएस करंट अफेयर जनवरी 2026। फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है, सिलेबस में आप देखें पाकिस्तान के रिलेशन
किन किन कंट्रीज और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, वही हम डिस्कस करेंगे। 26 में वो ताल्लुकात कैसे रहे 27 के एग्जाम्स के लिए। नंबर 1 पर आता है चाइना का रिएक्शन क्या था। जनवरी 2026 में इस्लामाबाद में एक मॉस्क्यू पर जब हमला हुआ, ये आपको पता है करंट इशू है। चाइना ने इस हमले की सख्त मज़ामत की और पाकिस्तान को सिक्योरिटी में सपोर्ट देने का वादा किया। मतलब कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और मुश्किल वक्त में सपोर्ट करता है, ये बताया गया। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू लिखा हुआ है करंट अफेयर का, पाकिस्तान और चाइना ने क्या फैसला किया है। दोनों कंट्रीज ने जनवरी 2026 में कहा कि हम अपनी दोस्ती और मजबूती करेंगे, ट्रेड और डिफेंस कॉरपोरेशन बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करें, एक दूसरे पर ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मतलब पाकिस्तान चाइना का रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टली पता चलता है अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये फॉरेन पॉलिसी हो गई। दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर एमसीक्यू है, पाकिस्तान पीएम ने अमेरिका के किस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, अभी कौन है, शहबाज शरीफ, तो अमेरिका के एक पीस बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लिया जो गजा इशू से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स में भी हिस्सा ले रहा है। इस करंट अफेयर का मतलब ये है। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वीज़ा का मसला किस कंट्रीज के साथ था पाकिस्तान का। जनवरी फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट मतलब कि अमेरिका के साथ वीज़ा पॉलिसी को लीगली चैलेंज किया। मतलब कुछ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस पर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखी, रशिया ने, ठीक है, तो ये वीज़ा का और पाबंदी का मुल्क में आने जाने का, कुछ वीज़े का प्रॉब्लम डिस्कस किया गया था, पॉलिसी बनाई गई थी। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, रशिया ने किस मामले में पाकिस्तान का साथ दिया। रशिया ने कहा कि अफगानिस्तान के तरफ से जो टेररिज्म का थ्रेट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी जो टेररिज्म की ये बलूचिस्तान की साइड पर बॉर्डर पर जंग चली, थोड़े बहुत ये टेररिज्म अटैक हुए, वो खतरा है, वो सीरियस इशू है। रशिया और पाकिस्तान दोनों रीजनल मतलब कि अपने कंट्री, अपने इलाके पर एक ही जैसी सोच रखते हैं, ये एमसीक्यू से याद रखना। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको बेहतरीन अच्छा लगा होगा। अभी कमेंट करके जाएं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।